नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत का नाम सुनते ही कांप जाता है पाकिस्तान। उसे आते हैं भारत के सपने। योगी आदित्यनाथ ने चीन को भी लपेटा। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। पेन्नी वोंग से मुलाकात कर बोले जयशंकर। खबर में आगे जिक्र होगा कि कनाडा में चरमपंथी ताकतों को दी जा रही राजनीतिक पनाह। हिंदू मंदिर पर हमले की घटना पर भड़के जयशंकर। आगे आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में फिर चीनी नागरिकों पर बरसी गोलियां। कुछ ही महीनों में हमले की तीसरी घटना। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कंगाल पाकिस्तान में बद से बदतर हो रहे हालात। सरकार के पास शिक्षकों के वेतन देने के भी पैसे नहीं, सड़कों पर हैं हजारों टीचर। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत का नाम सुनते ही कांप जाता है पाकिस्तान। उसे सपने आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने चीन को भी लपेटा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड दौरे पर है। उन्होंने कोडरमा में भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, ये आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था। अब आप देख रहे होंगे आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं, वहां भारत की सेना गश्त कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान की तो अब भारत का नाम सुनते ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को अब सपने आते हैं। कहा जाता है कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। योगी ने आगे कहा कि सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो दुश्मन के दिल को दहला सके। यही आज भारत की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर इस समस्या को खत्म कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झामुमो या राजद, इनको जब भी मौका मिला इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि झारखंड में एक गरीब को बालू नहीं मिलता है घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया, वन माफिया, भू माफिया सिर तान कर चल रहे हैं। इसीलिए कहने के लिए आए हैं कि इसका उपचार सिर्फ भाजपा है। भाजपा साल 2017 से पहले यूपी में माफिया सीना तान कर चलते थे, लेकिन इनके लिए गरीब किसान नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने चलना शुरू किया तो आप देखते होंगे दुर्दांत से दुर्दांत माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़कर भाग चुका है। कुछ तो जेल में है, कुछ लोग राम नाम सत्य की यात्रा में चले गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। पेन्नी वेंगा से मुलाकात पर बोले जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेन्नी वोंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने अपने अपने पड़ोस, हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया, यूक्रेन और वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा की। जयशंकर 15वें ऑस्ट्रेलिया भारत विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता के लिए कैनबेरा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि आज कैनबेरा में 15वीं भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता के लिए अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेन्नी वोंग से मुलाकात की। इस दौरान हमने इस पर चर्चा की। हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। यह मजबूत राजनीतिक संबंधों, मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग, विस्तारित व्यापार, अधिक गतिशीलता और गहरे शैक्षिक संबंधों में परिलक्षित होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को दी जा रही राजनीतिक पनाह। हिंदू मंदिर पर हमले की घटना पर भड़के जयशंकर। जी दोस्तों, कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों पर खालिस्तानियों के हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और घटना को बेहद चिंताजनक बताया। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले की एक घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और कनाडा के संबंध पहले ही तनावपूर्ण है और इस घटना ने संबंधों में और खटास ला दी है। हालांकि घटना को लेकर कनाडा सरकार दबाव में है और खुद पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी इसकी आलोचना की है। कनाडा ने बिना सबूतों के भारत पर आरोप लगाने का पैटर्न विकसित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की घटना पर मंगलवार को कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह एक तरह से कनाडा में चरमपंथी ताकतों को दी जा रही राजनीतिक पनाह की ओर इशारा करता है। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने भारतीय विदेश
विदेश मंत्री एस जयशंकर से कनाडा की घटना को लेकर सवाल किए, जिसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि आपने इस मामले में हमारे आधिकारिक प्रवक्ता का बयान देखा होगा। और फिर प्रधानमंत्री द्वारा चिंता व्यक्त की गई। मैं 3 टिप्पणियां करना चाहता हूं। एक, कनाडा ने बिना कोई विशेष जानकारी दिए आरोप लगाने का नया पैटर्न विकसित कर लिया है। दूसरा, जब हम कनाडा को देखते हैं तो हमारे लिए ये तथ्य है कि हमारे राजनयिकों पर नज़र रखी जा रही है। ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। तीसरा, मुझे लगता है कि ये घटना बताती है कि यहाँ यानी कि कनाडा में चरमपंथी ताकतों को राजनीतिक पनाह दी जा रही है। विदेश मंत्री 3 से 7 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में फिर चीनी नागरिकों पर बरसी गोलियां, कुछ ही महीनों में हमले की ये तीसरी घटना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से 2 चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। मंगलवार को कराची में इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाई गई। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर हमले के सिलसिले में ये नई कड़ी है। पुलिस और अस्पताल ने इस घटना की पुष्टि की है। इसके बाद पाकिस्तान में चीनी नागरिकों सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगा है। बताया जाता है कि दोनों घायलों की हालत काफ़ी गंभीर है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने भी वहां पर चीनी नागरिकों पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई है। साथ ही सुरक्षा उपाय बेहतर की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। फैज़ान अली नाम के एक पुलिस अधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी दी है। घटना के बारे में पूरा विवरण अभी नहीं मिला है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों घायलों की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है। ये पहली बार नहीं है जब चीन के नागरिकों पर पाकिस्तान में हमला हुआ है। इससे पहले अक्टूबर में एक आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिक मार गिराए गए थे, जबकि 10 अन्य घायल हो गए थे। कराची एयरपोर्ट के पास हुए इस धमाके की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ले ली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगाल पाकिस्तान में बद से बदतर हो रहे हालात। सरकार के पास शिक्षकों के वेतन देने के भी पैसे नहीं, सड़कों पर हजारों टीचर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीचर सड़कों पर उतर गए हैं। शिक्षकों के प्रदर्शन की वजह वेतन ना मिलना है। खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने बीते 8 महीने से क्षेत्र के लड़कियों के स्कूल के टीचर को वेतन नहीं दिया है। ऐसे में टीचर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे इन स्कूलों की छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय शुरू हुआ है जब पाकिस्तान खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। देश का रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है और बेरोजगारी महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है। द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है उन्हें 2200 गर्ल्स स्कूल, 541 बुनियादी शिक्षा केंद्र स्कूलों और 275 राष्ट्रीय मानवता विकास आयोग स्कूलों में तैनात किया गया है। एक तरफ अकुशल श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी सरकार ने 36,000 रुपये निर्धारित की है, तो वहीं इन स्कूल शिक्षकों को सिर्फ 21,000 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। ये वेतन भी 8 महीने से नहीं मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, अपनी ताकत का एहसास करवाइए। झारखंड में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सोरेन सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम के करीबी के घर में भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने देश लूटा था, वैसे ही आलमगीर ने राज्य के गरीबों को लूटा। इसके साथ ही सीएम योगी ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा था, मंदिरों को नष्ट किया था। उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मंत्री था आलमगीर आलम, जिसके घर से नोटों की गड्डियां मिली थी। ये पैसा झारखंड के गरीबों का था, जिसे लूटकर जमा किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मंत्री के साथ साथ नौकरों, रिश्तेदारों के घरों से भी कैश बरामद हुआ था। ये सब झारखंड वासियों का पैसा था। लूट का इससे घटिया स्तर और दूसरा कहीं नहीं देखा जा सकता। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए। जातियों में बंटना नहीं है। जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसीलिए एक रहिए, नेक रहिए। मैं तो कहता हूँ कि देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। वहीं दोस्तों, झारखंड के कोडरमा में बोलते हुए सीएम योगी ने माफियाओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद यूपी में जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ, उसके बाद कुछ जेल में हैं, कुछ राम नाम सत्य हो गए। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोरेन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर चुकी है।
6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी कर 30 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया था और इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद ईडी ने नोटों को गिनने के लिए कई मशीनें मंगवाई थी। अधिकारियों ने जहांगीर आलम के फ्लैट से कुछ आभूषण और दस्तावेज भी बरामद किए थे। सीएम योगी से पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी आलमगीर आलम पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सोरेन सरकार को मंत्री इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। आलमगीर के घर से अकूत संपत्ति बरामद की गई, फिर भी उनकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। इरफान अंसारी महिला विरोधी बयान दे रहे हैं लेकिन उन्हें भी कांग्रेस टिकट दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर झारखंड चुनाव में जबरदस्त सियासी माहौल बन चुका है और योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर यहाँ पर हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले ट्रंप को बड़ा झटका, जहां से 2 बार जीते वहीं से अब हैरिस को मिली बढ़त। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तमाम सर्वे यही बयां कर रही हैं। इसी बीच चुनाव से ऐन पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को झटका लगता दिख रहा है। प्राइमरी चरण के दौरान आयोवा को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों ने नजरअंदाज किया था, लेकिन अब वही चुनावी जंग में एक स्विंग स्टेट बनने की क्षमता रखता दिख रहा है। एक सर्वे के अनुसार यहां से हैरिस ने ट्रंप पर बढ़त बना ली है। डेस मोइनेस रजिस्टर अखबार के नवीनतम सर्वे में यह सामने आया है कि हैरिस महिलाओं और स्वतंत्र मतदाताओं के समर्थन से ट्रंप पर 47% से 44% आगे चल रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजिस पर अमेरिका ने दिया धोखा तो एक्शन में आया दोस्त रूस। भारत को दिया सुखोई विमानों का 2 बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने रूस और गुरपंत सिंह पन्नू को लेकर चल रहे द्विपक्षीय तनाव के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की जीई एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को अब साल 2025 तक के लिए टाल दिया है। इससे भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा है, वो भी तब जब भारतीय MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं और दूसरी तरफ चीन से लेकर पाकिस्तान तक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वायुसेना में अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। अमेरिकी धोखे के बीच दोस्त रूस ने भारत को अपने नए और अत्याधुनिक सुखोई विमानों को लेकर बड़ा ऑफर दे दिया है। रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट और सुखोई 35 को लेकर भारत को ये बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कहे जाने वाले सुखोई 75 के भारत में निर्माण का ऑफर दिया है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और उसे गंवाना नहीं चाहता है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन तेजस विवाद के बाद अब उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। सुखोई 75 को अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का जवाब माना जाता है, जो उससे काफ़ी सस्ता भी है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत की सीमा पर दुश्मन देश से आया गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान के बीकानेर जिले में एक बार फिर पाकिस्तान से उड़कर आया गुब्बारा मिला है, जिससे पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर उजागर हुई है। पाकिस्तान लगातार भारत की सीमाओं पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। इससे पहले भी कई बार सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान से गुब्बारे उड़ाकर भेजे गए हैं। हालिया घटना में एक और गुब्बारा पाकिस्तान से आया, जिससे पुलिस, BSF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ये गुब्बारा बीकानेर के खाजूवाला तहसील के 20 KYD गांव में मिला, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, BSF और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। जांच में पाया गया कि गुब्बारे में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हैं कि क्या ये गुब्बारा यहाँ कैसे और कब आया। इस गुब्बारे का रंग हरा है और ये पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान की तरह दिखता है, जिस पर PIA लिखा हुआ है, और इसके अलावा गुब्बारे पर पाकिस्तान का झंडा और उर्दू में पाकिस्तान का नाम अंकित है। इस पर चांद और सितारे भी बने हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से इस तरह के गुब्बारे या अन्य वस्तु भारत की सीमा से मिली हैं। इससे पहले भी यहाँ कबूतर और बाज जैसे पक्षियों को पकड़ा गया है, जिनमें से कुछ पर संदेह था कि उन्हें जासूसी के उद्देश्य से भेजा गया हो। बीकानेर पाकिस्तान से सटा हुआ जिला है और अक्सर पाकिस्तान की ओर से यहाँ के लोगों के पास संदिग्ध WhatsApp कॉल भी आते रहते हैं।
इस तरह के घटनाओं से सीमा पर तनाव बना रहता है और सुरक्षा एजेंसियां हमेशा चौकस रहती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल उपचुनाव की तारीखों में बदलाव, 13 की बजाय 20 नवंबर को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, देश के 3 राज्यों यूपी, पंजाब और केरल में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इन राज्यों में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब इन 3 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 की बजाय 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिन 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है उनमें केरल की 1, पंजाब की 4 और यूपी की 9 सीट शामिल है। खास बात है कि इन सीटों पर मतगणना की तारीख और चुनाव खत्म होने के कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इन सीटों पर भी वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। LAC पर समझौते के बाद अब भारत चीन का अगला कदम क्या होगा, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, यहाँ पर भारत और चीन के बीच सीमा समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आगे और सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। भारत और चीन ने सैनिकों को पीछे हटने की दिशा में कुछ प्रगति की है। डेमचौक और देपसांग में दोनों देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं। संयुक्त रूप से गश्ती शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटनाक्रम को स्वागत योग्य कदम बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत और चीन के संदर्भ में हमने कुछ प्रगति की है। आप जानते हैं कि हमारे संबंध कुछ कारणों से बहुत ही खराब थे। हमने पीछे हटने की दिशा में कुछ प्रगति की है। विदेश मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक तैनात हैं जो 2020 से पहले वहां नहीं थे और बदले में हमने भी जवाबी तैनाती की। इस अवधि के दौरान संबंधों के अन्य पहलू भी प्रभावित हुए, इसलिए स्पष्ट रूप से हमें पीछे हटने के बाद देखना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जयशंकर ने कहा कि लेकिन हमें लगता है कि पीछे हटना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे ये संभावना खुलती है कि अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड से बड़ी खबर, बीजेपी के त्रिदेव दाव से जीत की उम्मीद, मैदान में उतरी विनर्स की फौज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 9 दिन और बचे हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतदान की तारीख करीब आते ही सभी दलों में हलचल तेज हो गई है। छोटे बड़े तमाम नेता प्रचार की गतिविधियों में मशगूल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड का दौरा किया। बीजेपी ने माटी, बेटी और रोटी का मुद्दा उठाया है। झारखंड की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी युवतियों से घुसपैठियों की शादी और धर्मांतरण के अलावा रोजगार को भाजपा जोर शोर से उठाती रही है। भाजपा ने इस बार त्रिदेव दांव खेला है। 3 नेताओं की रणनीति भाजपा के लिए कारगर होती दिख रही है। भाजपा के मुद्दों को खारिज करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने लोक लुभावन कई घोषणाएं की। हेमंत ने सबसे पहले मैया सम्मान योजना शुरू की। इसमें 18 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपये देने की शुरुआत की गई। जब भाजपा ने हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया तो हेमंत ने सम्मान राशि दिसंबर से 2500 रुपये करने की घोषणा कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन छोड़कर क्यों भाग रहे विदेशी, बीजिंग को सिलिकॉन वैली बनाने का सपना टूटा, टेंशन में जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, चीन में विदेशी नागरिकों की संख्या लगातार घट रही है। इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बीजिंग इंटरनेशनल टैलेंट एक्सचेंज एसोसिएशन द्वारा संकलित और पिछले महीने के अंत में एक मंच पर जारी की गई एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया गया है कि 1 दशक पहले शहर में काम करने वाले 37,000 विदेशियों से काफ़ी कम है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजिंग में वर्तमान में सिर्फ 22,000 विदेशी नागरिक ही मौजूद हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में पिछले वर्षों की तुलना नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि हाल के वर्षों में कम विदेशियों ने शहर में लंबे समय तक चलने वाली नौकरियां ली है। इनकी संख्या इतनी कम है कि वो बीजिंग के वर्कफोर्स का सिर्फ 0.2% और इसकी जनसंख्या का 0.1% है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत सरकार कर रहा है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रपति होंगी मुख्य अतिथि। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकती हैं। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से पूरे एशिया के विभिन्न बौद्ध
बौद्ध परंपराओं के संघ नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और चिकित्सकों को एक साथ लाया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका है। इस सम्मेलन को भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की मदद से नई दिल्ली में 5 और 6 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। बौद्ध धर्म भारत और पूरे एशिया के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक अद्वितीय स्थान है। सनद रहे कि बुद्ध के शिष्यों और उपदेशकों ने जीवन, दिव्यता और सामाजिक मूल्यों के प्रति एक सामान्य दृष्टिकोण के जरिए एशिया को एकजुट किया हुआ है। बुद्ध धम्म भारत की संस्कृति में एक मूल्यवान घटक है जो देश की दृढ़ विदेश नीति और प्रभावी राजनयिक संबंधों को विकसित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन पर भरोसा नहीं, LAC पर भारत ने कर ली ऐसी तैयारी, पल भर में तबाही मचाएगा राफेल। जी हां दोस्तों, लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के तीसरे फाइटर एयरबेस का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि ये बेस चीन बॉर्डर के बेहद करीब है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन का काम अब अंतिम चरण में है। इससे किसी भी प्रतिकूल स्थिति में चीन को तत्काल जवाब दिया जा सकेगा। लद्दाख से बीजेपी के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया में एयरबेस की तस्वीर साझा की है। बता दें कि चीन ने LAC के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी दुरुस्त किया है। हालात को देखते हुए भारत ने भी सीमा के आसपास मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर निवेश करने लगा है। सड़क के साथ ही एयरबेस भी बनाए जा रहे हैं। 4.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशन से चीन को बैकफुट पर ढकेल दिया था। वजह थी कम समय में तेजी से भारतीय सेना के लिए पूरे साजो सामान और हथियार LAC तक पहुंचा दिया गया था। अब जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर बेस का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। इसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। लद्दाख से बीजेपी सांसद रहे जामयांग शेरिंग नामग्याल ने अपने एक्स अकाउंट पर एयरबेस के रनवे की तस्वीर साझा की और उन्होंने लिखा कि भारत की हाईएस्ट एयरफील्ड मुठनेमा का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गेम चेंजर है।